बात समझ में आती है, बड़ी इजी सी बात है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया। इस इक्वेशन से सिद्ध हो गया कि इनका मैग्नीट्यूड और इनका डायरेक्शन, इनकी परिमाण और इनकी दिशा समय के साथ साथ बदलती है। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा जहां अपन ने ये सिद्ध कर दिया, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, ठीक है, कि पॉज करना है इसको, बीच में करना। तो यहां पर पॉज होगी, तो यहां पे ये सिद्ध करना है बच्चों। तो ये यहां तक हमको प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है। सिंपल सी बात है। और अब जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, मतलब प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का कौन सा मान? औसत मान। औसत मान के लिए, एवरेज वैल्यू के लिए हम केवल एक चक्र लेते हैं। जब आप ध्यान से देखोगे तो ये हाफ साइकिल पॉजिटिव, आधी साइकिल धनात्मक चक्र और आधा ऋणात्मक चक्र। तो अगर कोई यहां से हमसे कहे कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो प्लस I0 प्लस माइनस I0 डिवाइडेड बाय 2, दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। ये इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की इसलिए है कि लोग कहते हैं कि जब प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे उपकरण इससे कैसे चल सकते हैं? बड़ा प्रश्न है। बोले हमारे घर के उपकरण क्यों चल रहे हैं जबकि एवरेज वैल्यू तो एक चक्र में 0 हो गई, और अगर 50 चक्र भी हो तो भी 0 हो गई, इनका प्रभाव ही नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। तो यही कारण है कि धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा की चुंबकीय प्रभाव, इन दोनों में कहीं भी हम एसी का यूज नहीं करते। अगर हम एसी का यूज करें तो पहले तो बच्चों एसी का साइन ये होता है और बैटरी का साइन ये होता है। कहीं डीसी लगा रहे हैं तो ये लगाएंगे और कहीं एसी लगा रहे हैं तो ये लगाएंगे। जब आपने इसके अंदर विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के रूप में HCl लिया और यहां से करंट को पास किया तो स्पष्ट नजर आ रहा है हमने कौन सी करंट को पास किया, कौन सी धारा को पास किया? डीसी। जैसे ही हमने डीसी करंट दिया तो इसका डिसोसिएशन हो गया, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। एसी नहीं दिया क्योंकि एसी का एवरेज वैल्यू, इसलिए डीसी दिया। तो धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन प्रोसेस, इन सब में किसका यूज होता है? डीसी का उपयोग होता है, एसी का उपयोग नहीं होता। ऐसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में यहां बैटरी लगाती, जैसी बैटरी लगाई तो ये चुंबक बन गई, करंट के द्वारा, धारा के द्वारा क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। इस इफेक्ट ऑफ करंट को, धारा के इस प्रभाव को, धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी एसी प्रभावी, क्योंकि इसका औसत मान 0 होता है। फिर वही प्रश्न चल, हमारे घर की टीवी, लाइट, रेडियो, फलाना, वॉशिंग मशीन, मम्मी की हीटर, सब बिजली से चल रहे हैं। और बोली वो बिजली कौन सी है? बोले एसी है। तो फिर एसी कैसे चल सकता है? बोले 0 है। तो मेरे बच्चों, घर की जितने भी उपकरण होते हैं वो सब H बराबर I² RT, मतलब किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? धारा के ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर आधारित होते हैं। हीट का फॉर्मूला HI² RT। I², जब पॉजिटिव का वर्ग करोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, एवरेज वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी। मतलब समझ गए, सिंपल सी बात है कि हमारे घर के जितने भी उपकरण हैं ऑल आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। एक और अच्छी चीज हो गई, अगर हमको इसकी डेरिवेशन आ गई 3 नंबर में, हमको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालना है, औसत मान निकालना है। तो जब कभी भी मेरे बच्चों औसत निकालना हो, एवरेज निकालना हो, औसत निकालना हो, तो कुल धारा 0 से t समय में प्रवाहित होने वाली कुल करंट अपॉन कुल टाइम ले लो, कुल धारा बटे कुल समय ले लो। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण स्मॉल t पर धारा का जो समीकरण होता है I = I0 sin ओमेगा t। सिंपल सी बात है, इसको उठाकर यहां रख दीजिए,
जब इसको उठा करके यहाँ रखेंगे तो आई नॉट अपॉन टी कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल लेंगे और ये बचा आपका साइन ओमेगा टी डी टी। इसका समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा जाएगा 0 टू टी, टी की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा। सिंपल सी बात है, यस और नो? समाकलन, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए। जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, माइनस भी बाहर लगा दिया, cos ओमेगा टी, टी मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा। अपर लिमिट उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा रखोगे तो cos 0 ओमेगा से ओमेगा कट गया, cos 360 की वैल्यू 1 हो गई, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0। इस प्रकार प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यवर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का समीकरण भी ये होता है, प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यवर्ती वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0। अब प्रत्यवर्ती धारा और वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वो होती है I0 अपॉन √2। अगर आपको ये अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले करंट का वर्ग करिए, स्क्वायर वर्ग मीन माध्य कैसे निकलता है, टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम, और फिर उसका क्या कर दीजिए रूट, तो इसी को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। किसी क्षण स्मॉल टी पर अल्टरनेटिंग करंट, वो प्रत्यवर्ती धारा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। करंट को यहां रखिए, फिर उसको क्या कर दीजिए वर्ग, फिर उसका क्या कर दीजिए माध्य मीन, फिर उसको क्या कर दीजिए अंडर रूट। अब ये अंडर रूट बुरा लग रहा है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये हो गया आपका IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू टी आई डी टी अपॉन टी। क्या आपके पास भगवान की दी हुई आई की वैल्यू है? बिल्कुल है। तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बटे टी, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, बाहर निकाल लीजिए, केवल किसका होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपको मालूम है गणित वालों को बाय वाले भी रख लें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन समाकलन संभव नहीं है, तो इसको अपन ने इस चीज को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt बटे टी बाहर हो गया। अब आप अलग अलग समाकलन इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर बचा 1, सिंपल सी बात है, तो 1 इंटू डी टी 0 से t माइनस 0 से t किसका समाकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा cos 2 ओमेगा टी dt। यस और नो? IRMS का स्क्वायर I नॉट स्क्वायर अपॉन टी dt का हो गया t, cos ओमेगा t का हो गया sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा और 0 से लेके t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। जब आप यहाँ इस dt का हो गया t और उच्च सीमा रखी तो t माइनस 0 मतलब t ही रह गया। जब आप इधर लिमिट रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा मेरे बच्चों, यस और नो? अपर लिमिट रखोगे तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, sin 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। लिमिट रखने के बाद अकेला t बचेगा, तो IRMS इज इक्वल टू का स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट का स्क्वायर अपॉन t और dt का इधर होगा dt से t कट गए, तू चल ही रहा था क्योंकि ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, sin स्क्वायर ओमेगा t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 होता है, यस और नो? यहाँ 2 भी रख रहा था, यहाँ बाहर निकाल लिया, ये 2 बाहर निकाल लिया, स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया अंडर रूट, यस और नो? जब इधर अंडर रूट लगा तो ये आपका कितना हो गया IRMS इक्वल टू I नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो ये प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान अर्थात रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की, किसी परिपथ में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसको प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस कहते हैं। एसी सर्किट में 3 प्रकार से रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब 3 प्रकार से प्रतिरोध होता है, या तो प्रतिरोध या प्रतिघात और या फिर कहते हैं प्रतिबाधा। सिंपल सी बात है। इस पार्ट में हम यही करेंगे और अगले पार्ट में हम
पर विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ की बात करेंगे। तो प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, तो तीन चीजें होती है। रेजिस्टेंस अकेला होता है, रिएक्टेंस और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जिसको प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, और एक धारतीय प्रतिघात मतलब एक्सी होता है। सिंपल सी बात है। तो प्रतिघात तीन होते हैं, एक तो खुद प्रतिरोध या इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू ओमेगा एल होती है, इसकी वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है। वो कहता है कि धारा के मार्ग में, करंट के पाथ में जो रुकावट उत्पन्न हो वो रेजिस्टेंस होती है। एसी परिपथ में ये तीनों ही रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का काम करती हैं। सिंपल सी बात है, या तो वो अकेला आर हो या फिर एल हो और या फिर सी हो। अब इस बेसिस पर एसी परिपथ 7 प्रकार के होते हैं। एसी सर्किट 7 प्रकार के होते हैं। या तो अकेला आर लगा हो, या फिर अकेला एल लगा हो, या फिर अकेला सी लगा हो, जोड़े के रूप में भी लग सकते हैं, या तो फिर आपका आर एल हो, या फिर आपका आर सी हो, या फिर आपका एल सी हो, और या फिर अगर तीनों ही लगा दो तो एल सी आर। ये ध्यान रखना, शुरू के जो 3 सर्किट हैं आर एल और सी, इनमें हम क्या देखते हैं? इनमें हम ये देखते हैं कि वोल्टेज और करंट में क्या संबंध है। अगर आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट साथ में चलेगा, धारा साथ में चलेगी, या कोई आगे कोई पीछे चलेगा। तो इन 3 परिपथ में ये देखेंगे कि वोल्टेज और धारा में, वोल्टेज और करंट में क्या कालांतर है, मतलब कोण में क्या अंतर है। और एक दूसरी बात ये भी देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध एक्सएल होगा, इसका एक्सी होगा। अगले 4 सर्किट में, शुरू के 3 में ये करते हैं, और अगले 4, 5, 6 और 7 में हम ये देखते हैं कि इनका परिणामी वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, प्रतिबाधा का मान कितना होगा।